अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस वाट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज़, इंफॉर्मेशन और मेरा तज्जिया आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं है और मैं बीटीसी की प्राइस के चार्ट की तरफ नज़र डाल रहा था। ये बीटीसी का आर्ली चार्ट है, यानी एक एक घंटे का डाटा आपको दिखा रहा है और आप देख सकते हैं पिछले कई घंटों से बीटीसी की प्राइस जो है ऑलमोस्ट साइडवेज मूव हो रही है, ट्रेडिंग ना होने के बराबर है। जो डाटा रिसर्चिंग रिपोर्ट्स हैं, क्रिप्टो क्वांट का एक डाटा एनालिस्ट जो ऑन चेन एनालिसिस करते हैं, उन्होंने कहा जी कि बीटीसी की प्राइस अगर वॉल्यूम कहीं नजर आ रहा है तो या तो हमें 18,700 की रेंज से ऊपर, यानी अगर तो प्राइस यहां से पंप होके ऊपर जाए 18,000 की रेंज में, तो हमें अच्छा खासा वॉल्यूम नजर आएगा, वोलेटिलिटी नजर आएगी बीटीसी की। और सेम इसी तरह सिर्फ बीटीसी की बात नहीं है, क्रिप्टो करेंसीज की सारी प्राइसेस, ये ट्रस्ट वॉलेट तो ऑलरेडी आपके सामने है, पंप कर रहा है, क्योंकि एक रुझान है मार्केट में। लोग अपने फंड जो है वो पर्सनल वॉलेट सेव कर रहे हैं, तो वॉलेट्स वाले जितने टोकन हैं उनकी प्राइसेस जो है मार्केट में थोड़ा पंप करती हुई आपको नजर आ रही है। ओवरऑल मार्केट ना तो क्रैश कर रही है और ना ही पंप कर रही है। बीटीसी की प्राइस, मैंने आप लोगों को कहा था कि बीटीसी का जो मेरा बाइंग ऑर्डर है वो तकरीबन कोई 12,000 की रेंज में मैं एंट्री का सोचूंगा। तो यही जो क्रिप्टो क्वांट का रिसर्चर है, इसका कहना यह है कि 11,800 के ऊपर अच्छा खासा, ये पता नहीं मेरे पिक्चर की वजह से आपको ना नजर आ रहा हो, लेकिन मुझे आप इजाजत दें, मैं पिक्चर खोल के आपको दिखाता हूँ, शायद ऐसे आपको नजर आए। ये देखें, अब तो शायद बिल्कुल ही पिक्चर मेरी बिल्कुल सामने होगी, लेकिन अगर आपको नजर नहीं आ रहा, मैं आपको बता देता हूं कि 11,800 के ऊपर अच्छा खासा वॉल्यूम नजर आ रहा है। फिर उसके नीचे 10,000 के करीब जो है अच्छा खासा वॉल्यूम नजर आ रहा है। यानी प्राइसेस अगर इसी रेंज में ट्रेड होती रहेंगी तो कोई वॉल्यूम आपको नजर नहीं आएगा, कोई वोलेटिलिटी नजर नहीं आएगी बीटीसी की प्राइस में। या तो बीटीसी नीचे जाए 12,000 की रेंज में, या बीटीसी ऊपर जाए। अगर ऊपर जाएगा तो फिर 20,000, बीटीसी की प्राइस 20,000 पे ऐसे क्विक जंप ले सकती है। अगर बीटीसी की प्राइस नीचे जाती है तो फिर 10,000 तक जा सकती है। अच्छा, एक और डाटा रिसर्चर हैं जी, ग्लास नोड के, उनका कहना यह है कि जो आपको वोलेटिलिटी नजर नहीं आ रही, ऑब्वियसली मैं बार बार आपको वीडियोस में रिपीट करता आ रहा हूं कि मार्केट में बायर इस वक्त रिस्क लेना नहीं चाह रहा और सेलर जो है ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है, थक चुका है, सेलर मजीद नहीं सेल करना चाहता। अब कोई ना कोई ऐसा इवेंट आएगा जो मार्केट में मोमेंटम डालेगा, या तो इवेंट मार्केट को पंप देगा तो फिर वो हाई वॉल्यूम। अच्छा, ये जो मैंने क्रिप्टो क्वांट की आपको हाई वॉल्यूम रेंजेस बताई हैं, जरूरी नहीं है कांस्टेंट हो, मुस्तकिल इसी तरह रहे। अभी कोई फंडामेंटल चेंजेस होते हैं तो ये जो सारे लिमिट ऑर्डर्स होते हैं, इनको जो ट्रेडर्स हैं उसको रीपोजिशनिंग उसकी करते रहते हैं, तो इसको आपने को हतमी नहीं समझना। और दूसरा, ग्लासनोड के रिसर्चर्स कहते हैं जी तकरीबन 87% इस वक्त बिटकॉइन की सप्लाई वो एक्सचेंजेस में नहीं है, बल्कि लोगों के अपने पर्सनल वॉलेट में है। और ये भी पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड जो है वो इस वक्त शो करवा रहा है कि पिछले 5 सालों में, मतलब जिस जिस बंदे ने 2018 से लेके अभी तक बीटीसी खरीदा है, उसका 87% बिटकॉइन उन्होंने अपने पर्सनल वॉलेट में ट्रांसफर कर लिया। अच्छा जी, अगली रिपोर्ट है ग्लास ग्लास नोट कह रहा हूँ, ग्रे स्केल की। आपको याद होगा जो बाइनांस के हेड हैं सीजी, उन्होंने कहा जी कि हर जो बिटकॉइन होल्डर है वो अपना अपना जो प्रूफ ऑफ रिजर्व है वो मार्केट में पेश करवाए कि उसके पास कौन कौन सा क्रिप्टो करेंसी कितना पड़ा हुआ। तो ग्रे स्केल मार्केट की एक बिटकॉइन ट्रस्ट है, जहां पे इन्वेस्टर जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे मार्केट की जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज है उनको होल्ड करती है ये ग्रे स्केल। इनके पास बिटकॉइन, इनके पास इथेरियम, कार्डानो और मार्केट की जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं, ये इन्होंने इन्वेस्टर्स को एक्सपोज करवाई है। इन्होंने अभी इस जो एक ट्रेंड है मार्केट में, जो कि इनके पास भी बिलियंस ऑफ डॉलर है। और ग्रे स्केल कौन सी कंपनी है? ग्रे स्केल अभी जेनेसिस ब्लॉक का कल मैंने आपको बताया, जो जेनेसिस की पेरेंट कंपनी है उसको मेरा ख्याल है डिजिटल एसेट क्लब बोलते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सेम ग्रे स्केल की भी पेरेंट कंपनी वही है। तो चूंकि जेनेसिस के साथ इश्यूज चल रहे थे, तो मार्केट में एक तरह की फड क्रिएट की जा रही थी कि शायद ग्रे स्केल भी जो है वो भी इंसॉल्वेंट हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली जो मार्केट पे इम्पैक्ट है
इस वक्त ग्रे स्केल पे बीटीसी की प्राइस जो है वो 45% डिस्काउंट पे है, यानी इस वक्त जो बीटीसी की प्राइस है उस पे 45% डिस्काउंट पे है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर उनको नहीं मिल रहा। अब ये हम जैसे बंदों को एक्सेस नहीं है ऑब्वियसली ग्रे स्केल पे बाइंग। एक तो मेरा ख्याल है अमेरिकी इन्वेस्टर हैं या और ये जो एडवांस कंट्रीज के लोग हैं, सिर्फ उनको परमिशन है। हम लोग इसको बराह रास्त खरीद नहीं सकते। और वहां पर भी मेरा ख्याल है जो बड़े बड़े सरमायादार या तो इदारे या अफराद हैं जिनके पास मिलियंस के फंड्स हैं, वो शायद यहाँ पे ग्रे स्केल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्होंने भी अपने प्रूफ ऑफ रिजल्ट से मुतल्लिक पूरा एक आर्टिकल लिखा है। मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, इन्होंने कहा जी कि हमारे सारे एसेट जो हैं वो सिक्योर हैं और सारे एसेट्स कॉइन बेस की जो फर्म है, जो कस्टडी ट्रस्ट है कॉइन बेस, वन ऑफ द टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज, उनके पास हमारे सारे फंड्स हैं। सारे उन्होंने डॉक्यूमेंट भी पेश किए हैं। एक चीज इन्होंने जो शेयर नहीं की है वो कि जैसे प्रूफ ऑफ रिजर्व कोई एक्सचेंज पेश करती है तो साथ वो अपना वॉलेट एड्रेस के, ये वॉलेट एड्रेस है भाई, जाके हमारा ये बीडीसी का स्टॉक चेक कर लें, ये हमारा वॉलेट एड्रेस है, जाके इथीरियम का स्टॉक हमारा चेक कर लें। इन्होंने एड्रेसेस वगैरह तो शेयर नहीं किए हैं। इनका कहना ये है कि जनाब हम फॉर सिक्योरिटी पर्पज हम अपने एड्रेसेस वगैरह शो नहीं करवाते। बंदा इनसे पूछे कि भाई अगर आपके एड्रेस शो करवाने से कोई सिक्योरिटी का अगर इस तरह का इशू हो, तो सतोशी नाकामोटो ने तो सबसे पहले ये ट्रेंड दिया था। उसके फंड्स आज भी पब्लिकली अवेलेबल है, कोई भी बंदा उसका एड्रेस जो है वो सर्च करके उसको देख सकता है। तो उसके फंड्स अगर चोरी नहीं हुए तो ग्रे स्केल के कैसे हो सकते हैं। बहरहाल ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट थी। इस हवाले से जो फर्ड थी उसको इन्होंने एक आर्टिकल लिख के दूर तो किया है, लेकिन सिचुएशन अभी भी इसी तरह ही है। ये मैं आपके साथ एक और यूं समझ लें कि सिल्वर गेट एक तरह का बैंक एक्सचेंज नेटवर्क है। अमेरिका में दो बड़े एक्सचेंज नेटवर्क्स हैं जो कि जितने क्रिप्टो कंपनीज हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एक है सिल्वर गेट और दूसरा मेरा ख्याल है सिग्नेचर। सिल्वर गेट के हवाले से मार्केट में इंफॉर्मेशन है कि इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के एक्शंस लिए जा रहे हैं। इनको भी सफीना अभी इनको जारी किया है अमेरिकी इंतजामिया ने कि भाई आपके ऊपर ये फलां साउथ अफ्रीकन शायद कुछ कंट्रीज के साथ मनी लॉन्ड्रिंग किया है। और अगर ये मामला बिगड़ता है तो सिल्वर गेट के साथ कौन कौन से टॉप एक्सचेंजेस हैं, ऑब्वियसली इसका ताल्लुक सिर्फ अमेरिकी जो इनके ब्रांचेस हैं, ये जो एक्सचेंजेस हैं जैसे कोइनबेस है, एफटीएक्स है, सर्कल है, बिटस्टैम्प है, क्रैकन है, जेमिनी, क्रिप्टो.com, पैक्सोस, ये सारी कंपनीज अपनी ये एक्चुअली ये सारे एक्सचेंजेस सिल्वर गेट को जो पेमेंट सर्विस है वो देते थे। मिसाल के तौर पे कोइनबेस पे आपका अकाउंट है, आप अमेरिकी शहरी हैं, तो आपने अगर बैंक से कोइनबेस में डिपॉजिट करना है या कोइनबेस से अपने बैंक में डिपॉजिट लेना है तो आप बराह रास्त एक्सेस तो कोइनबेस को कर रहे हैं, लेकिन पीछे जो आपकी वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस करवा रहा है, वो एक्सचेंज जो करवा रहा है, वो पीछे सिल्वर गेट है। इसी तरह सिल्वर गेट है और सिग्नेचर है। और अगर सिल्वर गेट का कोई इशू बनता है तो ये भी मार्केट की एक अच्छी खासी क्रैश की वजह बन सकती है। अच्छा जी, कल मैंने सोलाना के हवाले से आपको अपडेट किया, बाइनांस, बायबिट और ओकेएक्स, और आज की न्यूज ये है कि टेथर ने अभी ट्वीट की है कि वो अपना 1 बिलियन यूएसडीटी सोलाना की चेन से निकाल के उसको इथेरियम की चेन में शिफ्ट कर रहे हैं। अब ये मुझे मालूम नहीं है कि सोलाना पे सिर्फ 1 बिलियन का ही स्टॉक पड़ा हुआ था या नहीं। अब ये न्यूज पढ़ने के बाद मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था। मैं सोलाना के चार्ट की तरफ नजर डाल रहा था तो सोलाना की प्राइस इस वक्त ऑलमोस्ट अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है, और अगर सोलाना की प्राइस इसको भी ब्रेक कर जाती है तो सोलाना की प्राइस $4 $5 तो कोई बड़ा सरप्राइज नहीं होगा। नेक्स्ट जो उसको सपोर्ट मिलती है $4 $5 पे मिलती है। सवाल ये आता है क्या हर जो बेयर साइकिल है उस साइकिल के बाद जब मार्केट क्रिप्टो मार्केट दोबारा रिकवरी करती है तो उसमें से बहुत से ऐसे कॉइन जो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता या तो वो बिल्कुल ही मार्केट से फेड आउट हो जाते हैं, जो क्रिप्टो मार्केट का कब्रिस्तान है उसमें दफन हो जाते हैं, या जो अगर जिंदा बचते भी हैं तो वो आईसीयू में रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो कम्युनिटी है उनका एतमाद जो है वो चला जाता है। मार्केट सबसे पहले बिटकॉइन जब आया तो बिटकॉइन के बाद उसके मुतबादल आने शुरू हो गए। जनाब बिटकॉइन बहुत स्लो है, इस हवाले से लाइट कॉइन जो एलटीसी है जिसको सिल्वर के कॉइन के साथ शो किया जाता है वो मार्केट में आ जी कि हम फिर उसके बाद बिटकॉइन की फोर्क करके बिटकॉइन कैश आ गया।
अब वो देखें, बिटकॉइन वहीं का वहीं है, वो बिटकॉइन के मुतबादल थे, लेकिन बिटकॉइन को किसी ने रिप्लेस नहीं किया। जो कम्युनिटी है वो बिटकॉइन, किसी और नए बिटकॉइन को नहीं चाहती है, बावजूद इसके बिटकॉइन स्लो है। एलटीसी उससे टेक्नोलॉजी वाइज देखा जाए तो बेहतर है, लेकिन कम्युनिटी की नजर में बिटकॉइन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है स्टोर ऑफ वैल्यू की सेंस में। अब इथेरियम इस वजह से सस्टेन किया क्योंकि इथेरियम मार्केट में बिटकॉइन किलर बन के नहीं आया। इथेरियम ने कहा जी कि बिटकॉइन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की ऑप्शन नहीं है, आप बिटकॉइन के ऊपर अपने टोकन लॉन्च नहीं कर सकते। ये उस वक्त की बात है जब इथेरियम ने लॉन्च होना था। तो इथेरियम चूंकि बिटकॉइन किलर नहीं बन के आया, उसने एक नया आइडिया पेश किया कि भाई हम अपनी ऐसी ब्लॉकचेन लॉन्च करेंगे जिसके ऊपर ना सिर्फ उस ब्लॉकचेन के टोकन्स आप उसकी इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन स्टोर कर सकते हैं, बल्कि इसके ऊपर आप अपने अपने टोकन्स लॉन्च कर सकते हैं, अपने अपने बिजनेस आइडियाज जो हैं उनको आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इथेरियम चूंकि बिटकॉइन किलर नहीं था, इस वजह से वो सर्वाइव किया, थ्राइव किया, सिर्फ सर्वाइव नहीं किया, थ्राइव किया। इस वक्त इथेरियम जो है दूसरा बड़ा क्रिप्टो करेंसी है मार्केट का। अब इथेरियम के बाद इथेरियम किलर बहुत से आए कि इथेरियम भी स्लो है, जब कभी इथेरियम पे ट्रैफिक बढ़ती है तो इथेरियम की ट्रांजैक्शन स्पीड स्लो हो जाती है, फीस बहुत हाई हो जाती है। तो हम इथेरियम का सोल्यूशन आपको देते हैं, उन्हीं में सोलाना भी था। तो अब सोलाना, जो सोलाना के साथ हो रहा है, एक तो ऑब्वियसली सोलाना का अपना भी इसमें हाथ है। कई बार ये इनका नेटवर्क चोक होता है, इस इनके ऊपर सेंट्रलाइजेशन के इल्जामात है कि इनके जो नोड्स हैं, इनके जो नेटवर्क नोड्स हैं जो इनके नेटवर्क को इनकी ब्लॉकचेन को सपोर्ट करते हैं, वो भी बड़े सेंट्रलाइज हैं। इन्होंने इस तरह का बनाया हुआ है कि कोई आम बंदा अपना कंप्यूटर सेटअप करके इनका नहीं चला सकता नेटवर्क नोड। ये एक परसेप्शन है। फिर दूसरा एफटीएक्स, ये 3 4 5 ऐसे फैक्टर हैं, और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ये भी आइंदा अगर मार्केट जब रिकवरी करेगी तो सोलाना भी जो है क्रिप्टो के कब्रिस्तान में कहीं दफन ना हो जाए। ऐसा मेरी अपनी भी इसमें इन्वेस्टमेंट है, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। अच्छा, ये बाइनांस ने, ये न्यूज़ तो पुरानी है लेकिन बड़ा अच्छा आइडिया था, मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूं। बाइनांस ने जो नैनो लेजर, जो क्रिप्टो के हार्डवेयर वॉलेट बनाने वाली कंपनी है, उनके साथ एक पार्टनरशिप की थी। उस पार्टनरशिप का क्या होना था कि नैनो लेजर के जो यूजर्स हैं वो बराह रास्त, अगर उन्होंने कोई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज करनी है, यानी अगर उनके पास बीटीसी है, वो कोई प्राइस देखते हैं, बीटीसी की प्राइस अब उनकी फेवरेट प्रॉफिट वाली जगह पे चलेगी या वहां पे सेल करना है, तो बजाय इसके कि नैनो से पहले वो बाइनांस पे डिपॉजिट करें और वहां पे ट्रेड करके अपने वापस, नहीं ऐसा नहीं है। बराह रास्त वो लेजर वॉलेट, हार्डवेयर वॉलेट के जरिए ही बाइनांस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर दीगर मार्केट की एक्सचेंजेस भी ये ऑप्शंस कर दें तो मार्केट, ये जो एक्सचेंजेस से क्रिप्टो करेंसीज आउटफ्लो हो रहा है, ये आउटफ्लो जो है वो स्लो हो सकता है। और नैनो लेजर के अलावा और मार्केट में जो हार्डवेयर प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं, उनको भी चाहिए कि इन एक्सचेंजेस के साथ करें ताकि उनके जो यूजर्स हैं उनको बेनिफिट हो, बजाय इसके कि वो फंड्स को दोबारा एक्सचेंजेस में डालें, वहां पे ट्रेडिंग करें, अलग फीस, ट्रांजैक्शन फीस अलग पे करें, ट्रेडिंग फीस अलग पे करें। उसकी बजाय आप इनके साथ पार्टनरशिप करके ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर दें जैसे बाइनांस ने किया है। अच्छा जी, एक और अगली न्यूज़ है कार्डानो के हवाले से। कार्डानो अपना ब्लॉकचेन के ऊपर पहला अ, जो कार्डानो का अपना, यानी उनकी फाउंडेशन का अपना स्टेबल कॉइन आ रहा है, जो कि एल्गोरिथमिक स्टेबल नहीं होगा बल्कि जो डॉलर पैच्ड होगा। जो जितने वो स्टेबल कॉइन प्रिंट करेंगे, जिसका नाम इन्होंने यूएसडीसी ए रखा है, रखेंगे ये, जितने ये प्रिंट करेंगे उतने ही पीछे इन्होंने कैश जो है डॉलर, वो कैश की सूरत में रखना है। तो ये भी कार्डानो के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। मैंने कहा शॉर्ट सी न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर कर दूं। एक और गुड न्यूज़ है, बल्कि ये एक ओपिनियन है, न्यूज़ नहीं है, ओपिनियन है। यूके में जो पेंशन फंड्स हैं उनके हवाले से न्यूज़ थी कि वो पेंशन फंड, अब ये जो पेंशन फंड्स होते हैं, इनको जिस कंट्री की वो पेंशन फंड होती है, वो क्या करते हैं कि उस कंट्री के या किसी और कंट्री के बॉन्ड्स वगैरह ले लेते हैं कि भाई इन केस के अगर उनके जो एसेट्स हैं कैश की सूरत में वो डी वैल्यू होने की बजाय बॉन्ड्स की सूरत में उनको बेनिफिट आ जाए। अब आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, अमेरिकी बॉन्ड अगर होल्ड करते हैं ज्यादा से ज्यादा 10% जो है वो अ, उनको यील्ड मिलेगी एनुअल। लेकिन आप ये सोचे कि एक साल में उनकी करेंसी कितने परसेंट डी वैल्यू हो जाती है। ये तो कोई समझदारी नहीं है कि आप बॉन्ड्स ले लें जो 10% पंप हो,
लेकिन जब आप साल बाद जब 7% पंप के बाद उसको विड्रॉ करवाएं रियल मनी में, तो वो रियल मनी अगर 30% डंप हो चुकी हो तो आप तो फिर भी लॉस में है। तो अब ये एक तरह की सोच डेवलप हो रही है कि जितने पेंशन फंड्स हैं वो बजाय इसके कि आप ये बॉन्ड्स या इन मार्केट्स में करें, वो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि बिटकॉइन की हिस्ट्री ये बताती है कि ओवर द टाइम, ठीक है उसमें नाइस होती है थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे पंप और डाउन, लेकिन इसको जब हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो बीटीसी की प्राइस आपको पंप होती नजर आ रही है। तो ये भी एक तरह की, अगर तो ये सजेशन दुनिया की दीगर जो पेंशन फंड्स हैं जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की अमाउंट है, अगर पेंशन फंड सारे बिटकॉइन में आ जाए तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो जो 1 लाख और 5 लाख और 1 मिलियन, नोबडी कैन स्टॉप इट। बट इट ऑल डिपेंड कि ये सारे पेंशन फंड्स के जो हेड हैं क्या वो ऐसा सोचते हैं या नहीं। अच्छा जी, बाइनांस ने इंडिया बाइनांस ने कहा है कि उनका कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वो इंडिया में बाकायदा अपना काम स्टार्ट करें, क्योंकि इंडिया में क्रिप्टो के ऊपर टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है। तो लास्ट में मैं इस उम्मीद के साथ, इस ख्वाहिश के साथ कि अगर हमारे हुक्मरान इसको एक अपॉर्चुनिटी समझें, बाइनांस के साथ कांटेक्ट करें, उनसे कहें जी कि आएँ आप यहाँ पे अपना हेडक्वार्टर ओपन करें, यहाँ पे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से लाइसेंस लें। लाइसेंस लेने के लिए कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करेंगे, वो 1 बिलियन भी हो सकता है, जो हम आईएमएफ या दीगर से बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से जो तरले कर रहे हैं, हम बाइनांस को मौका फराहम करें, बाइनांस यहाँ इस मार्केट को कैप्चर करे और हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें, तो हमारे मुल्क में एक तो ये सारी क्रिप्टो मार्केट रेगुलेट भी हो सकती है और हमारे जो माली मुश्किलात हैं, वो मुश्किलात उनमें भी कमी आ सकती है। ये तब मुमकिन होगा अगर हमारे हुक्मरानों को इस हवाले से कुछ सूझबूझ होगी। ट्विटर पे मैं एक पोस्ट देख रहा था, शहबाज शरीफ साहब उधर बरतानिया की अदालत में बैठ रहे थे, उनके ऊपर चार्ज फ्रेम हो रहा था, उनके ऊपर जुर्माना जो बरतानवी हुकूमत ने कहा जी कि हमने आपको सैलाब ज़दगान के लिए फंड्स दिए थे, आपने उनमें खुर्द-बुर्द की है या बेज़ाब्तगियाँ नज़र आई हैं। तो मुझे याद है जिस दिन डेली मेल ने ये रिपोर्ट किया था और वहाँ के सहाफ़ी, तो जियो का मैं वो शाहज़ेब खानज़ादा का मैं प्रोग्राम देख रहा था, उधर से जनाब लंदन से उन्होंने अपने रिपोर्टर को लिया, तो लंदन का रिपोर्टर, जो मैंने उस वक़्त की रिपोर्टिंग थी, उसको देख के मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद ये पीटीआई ने कोई साज़िश की है, जैसे पीटीआई के बहुत से दावे हैं कि करप्शन के, ये भी एक तरह का एक खोखला दावा है। तो जियो की रिपोर्टिंग देख के तो मुझे ऐसे लग रहा था कि शहबाज शरीफ साहब तो बहुत अच्छे हैं और उनके ऊपर तो कोई इल्ज़ाम नहीं है, और आज मैं देख रहा हूँ वहाँ पे वो ऐसे बैठे हुए हैं, सर नीचे फेंक के, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब, और उनके ऊपर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें मुझे। जाते-जाते, ये जो सोच है हमारे मुल्क में, खाता है तो लगाता भी तो है, मेरा ख्याल है इसने बेड़ा गर्क किया है। करप्शन हमें कोई बुरी लगती नहीं है। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।